Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ प्लांट एनाटॉमी। तो इस क्लास से पहले जो है वो हमने लीफ की एनाटॉमी जो है वो स्टार्ट की थी। उसमें एपिडर्मिस तक हमने तकरीबन उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम उस एपिडर्मिस की कुछ डिफरेंट एक्सटेंशंस पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो एपिडर्मिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मतलब क्या है कि एक तो एपिडर्मिस है जो लेयर ऑफ सेल्स है जो लीफ के ऊपर मौजूद होती है, लेकिन उसी एपिडर्मिस के साथ साथ कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं विच आर आल्सो एसोसिएटेड विद द एपिडर्मिस। So today we are going to study it. So as far as the leaf is concerned, has a large surface area exposed to the atmosphere. So as a result, water loss by evaporation from the leaf surface is unavoidable. ठीक है, स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि लीफ जो है इसका एक एक्सपेंडेड पोर्शन है और इसका एक जो है वो पेट्यूल है, और वो एक्सपेंडेड पोर्शन जो है उसमें सारी की सारी फोटोसिंथेटिक मशीनरी मौजूद होती है जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती है और फूड प्रिपेयर होता है। अब वो जो लार्ज सरफेस एरिया है लीफ का, वो प्लांट के लिए एक तरह का बेनिफिट है, फ़ायदेमंद है। वो किस लिए कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लीफ जो है वो लाइट को ट्रैप करेगा, उतना ज़्यादा फूड बनेगी और प्लांट को जो है वो फ़ायदा होगा। लेकिन उसी सरफेस एरिया का एक तरफ तो फ़ायदा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक नुकसान है। वो ये है कि उसी सरफेस एरिया के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं या जो लीफ है वो एवापोरेशन करता है, ट्रांसपायरेशन करता है, और उस ट्रांसपायरेशन के नतीजे में प्लांट को जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि उसका वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, पानी कम हो जाता है। तो इस दोनों तरफ जो है वो प्लांट को एक तरफ फ़ायदा है, दूसरी तरफ नुकसान है। तो प्लांट बजाय उस सरफेस एरिया को डिक्रीज करने के इस वाटर लॉस को कम करने की कोशिश करता है ताकि इस नुकसान को कम से कम किया जा सके। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ अनअवॉइडेबल। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता कि लीफ जो है वो ट्रांसपायर होता रहे और पानी ज़ाया होता रहे। तो इस चीज़ को एडाप्ट करने के लिए एपिडर्मल सेल्स सिक्रीट अ वैक्सी लेयर। तो प्लांट्स क्या करते हैं, एक वैक्सी लेयर सिक्रीट करते हैं एपिडर्मिस से आगे, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, दैट रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम देयर एक्सटीरियर वॉल्स। तो वैक्सी लेयर जो है या जो हाइड्रोफोबिक लेयर जो है ये कहाँ पे होती है, इट इज प्रेजेंट अबव द एपिडर्मिस। और वो क्या होती है, बिकॉज हम भी एक कॉमन प्रैक्टिस है कि सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं कि अपने स्किन के ऊपर कोई ना कोई वैक्स या वेजलिन या कुछ इस तरह का क्रीम वगैरह लगाते हैं जो हाइड्रोफोबिक होती है, और उसका मेजर फंक्शन क्या होता है कि हमारी स्किन से वाटर लॉस जो है इसको कम किया जा सके। अगर उसको हम ना लगाएं सर्दियों में तो क्या होता है कि पानी हम चूँकि कम पीते हैं सर्दियों में और उसके ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो सेम इज़ द केस विद द प्लांट कि अगर वो वैक्सी लेयर ना हो तो वाटर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ ट्रांसपायर होता है, वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से प्लांट को जो है वो बहुत नुकसान होता है। द क्यूटिकल विच कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ ए वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। तो मोस्टली अब ये जो वैक्सी सब्सटेंसेस हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो मेजर है वो क्यूटिन है, विच वेरीज इन थिकनेस इन डिफरेंट प्लांट्स पार्टली एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ये क्या है जो हमारे पास केमिकल है हाइड्रोफोबिक, वो तो क्यूटिन है, लेकिन वो कितना होगा, उसकी थिकनेस कितनी होगी, उसकी लेयर कितनी होगी, वो होगा भी या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। अगर तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस ड्राई हैं, जो है वो प्लांट के पास पानी बहुत कम है और कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्वीयर हैं, डेजर्ट की कंडीशन है या कुछ इस तरह की कंडीशन है फॉर एग्जांपल जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्यूटिन जो है उसकी लेयर ज़्यादा होगी। हम कह सकते हैं कि डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन एंड द वाटर अवेलेबिलिटी दे आर वाटर अवेलेबिलिटी एंड डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी उतना क्यूटिन जो है वो ज़्यादा होगी। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिहाज से जो है इसकी डिपोजिशन को प्लांट जो है वो खुद कंट्रोल करता है। So as one might expect, the leaves of a plant adapted to hot dry climate have thick cuticle. तो ऐसे प्लांट जो hot and dry climate में होते हैं उनमें क्यूटिकल जो है वो थिक होता है ताकि वाटर लॉस को कम से कम किया जाए। Furthermore, a leaf exposed and warmer upper epidermis generally has a thicker cuticle. तो एक तो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो एक प्लांट कौन से इन्वायरमेंट में हैबिटाट में मौजूद है वो डिटरमिन करती हैं, और दूसरा क्या है कि एक प्लांट के ऊपर जो लीव्स हैं उनमें भी कुछ पार्ट लाइट की तरफ ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं और कुछ पार्ट जो है वो शेडेड होते हैं
उनका जो एक्सपोजर जो है वो कम होता है, तो उस बेस के ऊपर भी क्यूटिकल की जो डिस्पोजिशन है वो वेरी करती है। तो जो अपर सरफेस है विच इज़ डायरेक्टली फेसिंग द सनलाइट, तो वो क्या होता है कि इट इज़ जनरली इट हैज़ थिकर क्यूटिकल, उसका क्यूटिकल जो है वो बहुत थिक होता है। और जो शेडेड साइड है, जो लोअर साइड है, लोअर एपिडर्मिस है, उसकी तरफ चूंकि शेड होता है, साया होता है प्लांट के लीफ का अपना ही, वो डायरेक्टली सनलाइट को फेस नहीं कर रही होती, तो उसके ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल जो है वो कम होता है। तो ये हमने पढ़ लिया क्यूटिकल के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है स्टोमेटा। So what are stomata? We can also say that they are singular the stoma. These are simply the openings in the epidermis, each bounded by the two guard cells. तो स्टोमेटा क्या है? ये एक सिंपली एक पोर है, एक ओपनिंग है जहाँ से प्लांट मेजरली गैसेज एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करता है, और तकरीबन 90% ट्रांसपायरेशन भी इन्हीं स्टोमेटा से ही होती है। और ये स्टोमेटा होता किस लिए, किस तरह से बनता है कि ये तो इसकी ओपनिंग है, इसके साथ दो गार्ड सेल्स होते हैं, और इन्हीं गार्ड सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक नेचर की वजह से ही ओपन और क्लोज होते हैं ये स्टोमेटा। सो विच बाय चेंज इन शेप ब्रिंग अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर। तो वो क्या करते हैं, जब उनकी शेप चेंज होती है ड्यू टू द टर्गर प्रेशर, उन्हीं की ही शेप चेंजेस की वजह से स्टोमेटा या तो ओपन हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं। So as far as the term stoma is concerned, it is from the Greek, which means mouth. तो जिस तरह एनिमल्स में है, ह्यूमंस में है कि माउथ के जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो यही प्रोसेस प्लांट्स में अपोजिट होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। सो कन्वेंशनली, इसीलिए इसको नाम जो है वो माउथ का दिया गया है ग्रीक से। सो कन्वेंशनली इट इज़ यूज्ड टू डेजिग्नेट बोथ द पोर एंड द टू गार्ड सेल। तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा सिर्फ वो ओपनिंग नहीं है, बल्कि वो जो गार्ड सेल्स हैं, और इसके साथ जब हम स्टोमेटल अपरेटस की बात करते हैं तो जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं वो भी सारे इकट्ठे मिलके हमारे पास जो है वो स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं। तो ये हमारे पास है एक टिपिकल स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। डाइकार्ड्स का है, क्योंकि मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स में भी स्टोमेटा की शेप डिफर करती है। यहाँ पे आपको जो शेप नज़र आ रही है ये बीन शेप है, लेकिन मोनोकार्ड्स में जो स्टोमेटा होता है वो होता है डम्बेल शेप। वो डम्बेल शेप, डम्बेल क्या होता है कि जो बॉडी बिल्डिंग वाले हजरात जो है वो वेट लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम डम्बेल कहते हैं। तो उस शेप का जो है वो मोनोकार्ड्स में स्टोमेटा होता है। तो ये हमारे पास डाइकार्ड्स का स्टोमेटा है। टिपिकली जब हम स्टोमेटा बनाते हैं तो यही शेप ही बनाते हैं। इसमें अगर आप देखें सो हियर व्हाट वी हैव, जो इसमें कंटेंट मौजूद है स्टोमेटा में, एक तो सिंपल वैक्यूल है विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट सेल्स, इसके साथ उसका अपना न्यूक्लियस है, इसका मतलब है ये लिविंग सेल्स हैं, और इसके साथ साथ हियर वी हैव द क्लोरोप्लास्ट, न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो प्रेजेंट। सो इट मींस दैट कि इन प्लांट्स, इन सेल्स में फोटोसिंथेसिस जो है वो एक्टिवली होती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरा जो एक मेजर कैरेक्टर है स्टोमेटा का वो ये है कि इनकी वाल्स जो है वो अनइवनली थिकन्ड है। ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो इनर वाल्स आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर थिक वाल्स, वाइल ये जो आउटर हैं ये है, ये क्या है, दीज आर थिन वाल्स। तो ये उसकी अनइवनली थिकन्ड वाल्स जो है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में, कि जब वाटर जो है वो इनवर्ड मूवमेंट होती है, वाटर यहाँ पे आता है स्टोमेटा में, सब गार्ड सेल्स में, तो चूंकि एक प्रेशर बनता है और अंदर वाली वाल जो है वो थिक है, तो वो प्रेशर बजाय अंदर की तरफ डेवलप होने के ज़्यादा बाहर की तरफ डेवलप होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये गार्ड सेल्स बाहर की तरफ जाते हैं और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है, और यही अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट फिनोमेना होता है जब स्टोमेटा को क्लोज करना होता है। और ये हमारे पास एक एक्चुअल डायग्राम है डाइकार्ड्स की, कि आपको ये स्टोमेटा नज़र आ रहे हैं कि हाउ दे आर प्रेजेंट। तो इनकी जो नंबर है स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी जो है ये भी वेरी करती है, ये भी डिपेंड करती है कि कहाँ पे होंगे, कितने होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओपन कितने होंगे, क्लोज कितने होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे पास एक मिथ है कि स्टोमेटा आर क्लोज्ड एट नाइट एंड ओपन ड्यूरिंग द डे। तो इस तरह की बात नहीं होती। रात को मेजर जो है स्टोमेटा का नंबर वो क्लोज होता है, लेकिन कुछ स्टोमेटा जो है वो ओपन भी होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है, और प्लांट्स में जो गैसेज है उसको एक्सचेंज करना होता है टू सम एक्सटेंट। तो कम्प्लीटली 100% स्टोमेटा जो है वो रात को क्लोज नहीं होते, कुछ स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं। सो इन सम स्पीशीज the stomata are surrounded by the cells that do not differ from other ground cells of the epidermis.
तो यहाँ पे हम दो टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करना चाहते हैं कि दो टर्म्स हम यूज करते हैं, कौन कौन सी, नेबरिंग सेल्स और सब्सिडरी सेल्स। तो इनमें फ़र्क क्या है, ये एक चीज़ है या डिफरेंट है। कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है कि स्टोमेटा के अराउंड में, सराउंडिंग में जो सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स से डिफर नहीं करते, दे डू नॉट डिफर फ्रॉम अदर ग्राउंड सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। मतलब क्या है, गार्ड सेल्स डिफरेंट है और उसके साथ जो सेल्स हैं वो सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू के तरह ही हैं, वो डिफर नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। मतलब वो स्टोमेटल अपरेटस के साथ नहीं है, वो एपिडर्मिस के और सेल्स की तरह ही हैं। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, नेबरिंग सेल्स कहेंगे। But in other species, the guard cells are bordered, are surrounded by one or more cells that differ in size, shape, arrangement, and sometimes in content from the ordinary epidermal cells. लेकिन ये केस हर दफ़ा नहीं होता। कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनमें गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में जो सेल्स होते हैं वो बाकी एपिडर्मल सेल्स से, बाकी ग्राउंड टिश्यू से वो डिफरेंट होते हैं। उनका साइज भी डिफरेंट हो सकता है, शेप भी डिफरेंट हो सकती है, अरेंजमेंट भी उनकी डिफरेंट हो सकती है, और सम टाइम उनका कंटेंट का क्या मतलब है कि उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स मौजूद हैं, कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद हैं, किस तरह के ऑर्गेनेल्स किस तरह से अरेंज्ड है, और उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म, फिनोमेना, बायोकेमिकल पाथवेज हो रहे हैं। सो दीज ऑल आर द कंटेंट्स, तो वो भी डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, सब्सिडरी सेल्स। तो मोस्टली जो टर्म्स हैं दोनों नेबरिंग सेल्स और सब्सिडरी सेल्स, ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो नेबरिंग सेल्स वो होंगे जो स्टोमेटा के साथ मौजूद हैं लेकिन वो बाकी एपिडर्मल सेल्स की तरह ही है, कोई उनमें फ़र्क नहीं है, तो ऐसे सेल को नेबरिंग सेल कहेंगे। और जो सेल्स स्टोमेटा के साथ मौजूद हैं और बाकी ग्राउंड टिश्यू से डिफर कर रहे हैं, तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, सब्सिडरी सेल्स कहेंगे। सिंस दे कंट्रोल द गैसियस एक्सचेंज, वाटर रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो चूँकि स्टोमेटा का फंक्शन गैसियस एक्सचेंज का है, स्टोमेटल पोर्स अकर इन ऑलमोस्ट ऑल एंजियोस्पर्म्स लीव्स। तो देयर डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज। तो इसका मतलब क्या है कि स्टोमेटा की जहाँ तक मौजूदगी की बात है, स्टोमेटा की प्रेजेंस की बात है, दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं, एक्सेप्शंस हैं, वेरी फ्यू जिनमें स्टोमेटा मौजूद नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स मौजूद है। तो मेजॉरिटी जो स्पीशीज है हमारे पास स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ लीफ सर्फेसेस। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेयर द स्टोमेटा आर प्रेजेंट। तो हमने उनकी एनाटॉमी की बात कर ली, तो वो कहाँ पे मौजूद होते हैं। इन मैनी स्पीशीज स्टोमेटा जो है वो दोनों सर्फेसेस के ऊपर है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी है, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी है। इन एम्फिस्टोमेटिक लीव्स, so these are called the amphistomatic leaves, whereas in others they are restricted to the abaxial surface। मतलब क्या है कि वो लोअर सरफेस की तरफ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो ऐसे लीव को हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमेटिक लीव कहते हैं। सो वेयर इन अदर दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एबाक्सियल सरफेस, तो लोअर सरफेस के ऊपर जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है ऐसे लीव को हम हाइपोस्टोमेटिक लीव कहेंगे। रेयरली द स्टोमेटा आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एडेक्सियल सरफेस, लेकिन कुछ हमारे पास स्पीशीज ऐसी भी हैं जहाँ पे स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एडेक्सियल सरफेस कहते हैं, और ऐसे लीव को हम क्या कहते हैं, इपिस्टोमेटिक लीव कहते हैं। So this condition occur mainly on the floating leaves of aquatic plants। तो ये कंडीशन कहाँ पे होती है, तो aquatic plants में होती है, जो उसके floating leaves होते हैं। कौन सी कंडीशन, ये epistomatic leaves की कंडीशन। जो कि हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है कि उनकी लीव्स की जो लोअर सरफेस है, जो लोअर साइड है, वो पानी के साथ टच कर रही होती है, तो उसके ऊपर स्टोमेटा अगर हों भी सही तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए हाइड्रोफाइट्स में जो स्टोमेटा है दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन द, वी कैन से दैट द एडेक्सियल सरफेस, द इपिस्टोमेटिक लीव्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोफाइट। जबकि हमारे पास जीरोफाइट्स जो हैं उनमें होते दोनों साइड्स के ऊपर हैं, लेकिन मेजरली या मेनली जो स्टोमेटा हैं दे आर प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव, ताकि डायरेक्ट सनलाइट से वो लीव्स जो है वो स्टोमेटा जो है वो बच सके। स्टोमेटा occur on all aerial parts of the primary plant body but are most abundant on leaves। तो ये इनकी जहाँ तक प्रेजेंस है कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ये तकरीबन हमारे पास जो है वो हर एक इसमें मौजूद होते हैं, हर एक स्ट्रक्चर में, स्टेम में भी मौजूद है, और लेकिन मेजरली जो फंक्शन है वो लीफ का ही है। द एरियल पार्ट्स ऑफ सम क्लोरोफिल फ्री लैंड प्लांट्स, तो ये हम जो एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जिनमें नहीं पाए जाते वो कौन से हैं। तो एरियल प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के ऐसे हैं विच आर क्लोरोफिल फ्री। क्लोरोफिल फ्री लैंड प्लांट्स का मतलब क्या है कि उनमें क्लोरोफिल नहीं है,
तो जब उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो इसका मतलब है उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही और गैसेज एक्सचेंज की उनको उस हद तक ज़रूरत नहीं है जितनी दूसरे प्लांट्स को है। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनोट्रोपा, दियोशिया, ये 2 स्पीशीज हमारे पास हैं, जीनस हैं, जिनमें जो क्लोरोफिल फ्री हैं। एंड द लीव्स ऑफ द होलोपैरासाइट फैमिली पेरानोफोरेसी लाइक द स्टोमेटा। तो ये हमारे पास कुछ होलोपैरासाइट है। तो होलोपैरासाइट प्लांट्स में क्या होता है कि दे गेट देयर फूड बाय इन पैरासिटिक नेचर, वो दूसरे प्लांट के ऊपर जो है वो पैरासाइट होते हैं, तो उनको भी फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती गैसेज एक्सचेंज की। तो इसकी फैमिली कौन सी है? बेलानोफोरेसी। तो इनमें स्टोमेटा जो है वो नहीं होते। तो ये हमने स्टोमेटा की बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? ट्राइकोम्स। एपिडर्मिस ऑफ मैनी लीव्स इज कवर्ड विद वेरियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम कहते हैं ट्राइकोम्स। तो इस एपिडर्मिस के ऊपर कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं, विच वी कॉल द ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या है? ट्राइकोम्स ऑफ सम प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ सरफेस बाय रिटेनिंग ए लेयर ऑफ मॉइस्ट एयर। तो मेजर इनके 3-4 फंक्शंस हैं ट्राइकोम्स के। ये सिंपली एपिडर्मिस की एक्सटेंशन है। तो ये क्या करते हैं? ये लीफ सरफेस के ऊपर वाटर के जो ट्रांसपरेशन है उसको कम करते हैं। वो किस तरह से कि दे रिटेन ए लेयर ऑफ मॉइस्ट एयर नेक्स्ट टू द लीफ, कि जो हमारे पास लीफ है उसके साथ जो लेयर है, साथ जो सराउंडिंग में एरिया है, वहाँ पे एक मॉइस्ट एयर रहे, ताकि प्लांट को या जो लीफ को जो है वो हाई टेम्परेचर फील ना हो। जितना उसके सराउंडिंग में इन्वायरमेंट ड्राई होता जाएगा, ड्राई फील होगा, उतने ज़्यादा ट्रांसपरेशन भी ज़्यादा होगी। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं कि एक मॉइस्ट एयर का एक लेयर जो है वो रिटेन करते हैं। एंड दूसरा उसका फंक्शन क्या है कि दे रिफ्लेक्ट द एक्सेसिव सनलाइट। दूसरा इनका फंक्शन क्या है कि इनकी नेचर इस तरह से, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से है, शाइनी नेचर है, कि जो सनलाइट आती है, एक्सेसिव सनलाइट, वो ये क्या करते हैं, दे उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते। जब उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो बजाय लीफ को इफेक्ट करने के, ट्रांसपरेशन को इंक्रीज करने के, स्टोमेटा को इफेक्ट करने के, वो वापस चली जाती है। सो दे आर बाय प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम ओवरहीटिंग। तो ये 2 मेजर फंक्शन उसके हो गए। समटाइम जो थर्ड फंक्शन है वो ये है, इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ स्टिंगिंग इरिटेंट्स। कुछ ऐसे केमिकल्स भी वो सिक्रीट करता है दैट डिटर एनिमल्स दैट फीड ऑन द प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं कि जो लीफ के ऊपर मौजूद होते हैं, और जो हर्बीवोर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो उन प्लांट्स को खाने के लिए आते हैं, तो जैसे ही वो उसको खाने की कोशिश करते हैं एज ए फूड, तो वो केमिकल जो है वो एक स्टिंगिंग या इरिटेंट का काम करता है और वो उसको छोड़ देते हैं, उस प्लांट को, उसको नहीं खाते। तो ये हर्बीवोर से भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्लांट को, प्लांट की लाइफ को डायरेक्टली बचाता है। इन एडिशन ए लीफ कवर्ड विद ट्राइकोम इज डिफिकल्ट फॉर एन इंसेक्ट टू वॉक ओवर और ईट। तो ये हमारे पास 4 उसके मेजर फंक्शन हो गए कि ट्राइकोम चूँकि प्रोजेक्शन है लीफ के ऊपर, तो इंसेक्ट चूँकि बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसने उस लीफ की सरफेस के ऊपर जो है उसकी मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दे आर आल्सो एक्ट एज ए हर्डल्स ऑन द लीफ। So the trichomes excrete excessive salt absorbed from the salty side. So these are the major functions, 5 major functions. ट्राइकोम्स के क्या है कि एक तो ये लीफ की ट्रांसपरेशन को कम करते हैं by retaining the moist air next to the leaf. They are reflecting the excessive sunlight and thereby protecting from overheating. They are also responsible for secreting the stinging irritants. In addition, they are also we can say that limiting the movement of insects over the leaf surface, and at last they are also responsible for the excretion of excessive salt from the plant. So here we have the diagram. So these are the projection जो आपको ये जो नज़र आ रही है, ये ट्राइकोम्स हैं, और ये ट्राइकोम्स ये सारे फंक्शन 4-5 फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं, और ये दोनों सरफेस के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी। और ये जो प्लांट है दिस इज पेलार्गोनियम, और इसके दोनों एपिडर्मिस के ऊपर ट्राइकोम्स जो है वो मौजूद है।